So we are starting with strategic management, okay, and it's MPP2. Coming up on case scenario based MCQs. जो केस स्टडी है उससे पहले पढ़ने से पहले हम फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या पूछा है, ताकि हमें थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए कि हमें क्या बताना है. Cafe Delight effectively leveraged social media, okay, and adapted its pricing strategy as it stepped into which phase of business life cycle of operation. Okay, तो वो बोल रहे हैं वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे थे, ग्रोथ स्टेज पे थे, मैच्योरिटी स्टेज है, डिक्लाइन. देयर आर फोर बिजनेस साइकिल, फोर स्टेजेस या फोर फेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल व्हिच आर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. तो वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जो कैपिटलाइट है वो सोशल मीडिया पे कब उन्होंने इफेक्टिवली लेवरेज किया और अडाप्ट की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को. जब वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे थे तब किया था, ग्रोथ पे थे, मैच्योरिटी पे थे, डिक्लाइन पे थे. ओके, हमें ये ढूंढना है, वी विल फाइंड इट आउट. ओके, चलो देखते हैं कब. Cafe Delight, a thriving restaurant chain known for its unique blend of Australian and Indian culinary experience, embarked on a remarkable journey from its humble beginning as a small cafe in Australia to becoming a renowned player in an Indian restaurant industry. This case study digs into strategic decision and market dynamics that fueled Cafe Delight's growth. Okay, हम यहाँ से start करते हैं. Cafe Delight was founded in Melbourne, Australia by a passionate entrepreneur with a vision to bring the flavors of Australia and India together. The first cafe, established in Powai, Mumbai, received accolades for its unique menu blending Australian coffee culture with the Indian culinary traditions. Over the course of 5 years, Cafe Delight expanded to three stores in Mumbai, driven by exceptional mouth publicity, customer loyalty, and consistent quality. अब आगे सोशल मीडिया के बारे में पूछ रहा था, यहाँ से ढंग से पढ़ना. देखो, एज द सोशल मीडिया लैंडस्केप इवॉल्व्ड, कैफे डिलाइट रिकॉग्नाइज्ड द पावर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस by effectively utilizing social media and online marketing. Cafe Delight expanded its presence to 5 cities across India and established over 25 stores. Customers engaged through social media platforms enabled the brand to create a strong and vibrant community, driving organic growth. ओके, तो यहाँ पे वो कौन सी स्टेज पे था? इंट्रोडक्टरी स्टेज. क्या इंट्रोडक्टरी स्टेज पे था? तो ऑब्वियसली नो, बिकॉज उसने बोला कि ऑलरेडी उसको 5 years हो गए थे. ओवर द कोर्स ऑफ 5 years एक्सपेंडेड टू 3 stores इन मुंबई वगैरह. तो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे तो वो हो ही नहीं सकता. ठीक है. एंड डिक्लाइनिंग स्टेज भी नहीं हो सकता. लास्ट छोड़ ही रहा है वो, तो अभी अभी तो वो बढ़ना, ग्रोथ होना उसकी स्टार्ट हुई है. ठीक है, अभी अभी उसने वाइडर ऑडियंस किया है. तो यानी कि मैच्योरिटी पे भी नहीं है अभी वो. क्यों नहीं है मैच्योरिटी पे? क्योंकि अभी उसने इतना नहीं कमाया है, वो पीक पे नहीं है. अभी पीक पे होते हैं ना जब मैच्योरिटी होती है. तो दिस इज ग्रोथ स्टेज. अभी तो वो बढ़ा रहा है, अभी वो स्टोर्स वगैरह देख रहा है, स्टोर्स बढ़ा रहा है, अपनी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ा रहा है, अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो अपना पावर दिखा रहा है, वाइडर ऑडियंस में जा रहा है. दैट इज इट्स अ ग्रोथ स्टेज. ओके, यहाँ का क्या आ जाएगा? ग्रोथ. ओके, ये देखो, ग्रोथ स्ट्रेटजी. द कंपनी एक्सपेंडेड रैपिडली फ्रॉम 3 stores in one city to over 25 stores across 5 cities. This rapid expansion in the market presence, widening customer base via social media and increasing popularity are classic indicators कि अभी वो ग्रोथ स्टेज पे अभी बढ़ रहा है प्रोडक्ट बिजनेस. और क्या मानते हैं कि वो मैच्योरिटी स्टेज पे है? गलत है, मैच्योरिटी पे नहीं होता. सीइंग द स्टिफ कंपटीशन एंड प्रॉफिट मार्जिन. स्टेबलाइजेशन. Expanding to new cities and scaling to 3 to 25 heavily dictates a growth phase, not maturity. Maturity नहीं indicate करता है. Expanding presence, increasing popularity, rapid scaling. ये ग्रोथ के होते हैं कि भाई एक्सपैंड हो रहा है, वो पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, रैपिड स्केल हो रहा है. Second, what stakeholders group did, Cafe Delight engaged through targeted marketing campaigns and community involvement initiatives. पहले तो कौन कौन से वो होते स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके पास पावर हाई होती है और स्टेक इंटरेस्ट भी हाई होता है. जिनके पास पावर हाई होती है लेकिन इंटरेस्ट लो होता है. जिनके पास पावर हाई होती है और नहीं, लो पावर होती है और लो इंटरेस्ट होता है. जिसका लो पावर होती है और हाई इंटरेस्ट होता है. ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं.
ऐसे बनाते हैं उसको। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि कौन से स्टेक होल्डर के ग्रुप जो है वो कैफे डिलाइट में एंगेज हुआ थ्रू टारगेटेड मार्केट कंपेन। किसको टारगेट मार्केट कंपेन में उन्होंने क्या किया, एंगेज करा। एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इनिशिएटिव्स पढ़ते हैं, देखो। Cafe-led customer-centric approach involved continuously evolving into menu to cater to the changing tastes and dietary preferences of its patrons. By understanding the evolving needs of its customers, Cafe Delight could offer personalized menu items, seasonal specials, and dietary alternatives. This approach created a sense of loyalty and engagement among the customers, strengthening the brand's appeal. Not just customers, but a high power, low interest stakeholders like कौन से including regulatory authorities were addressed with careful compliance. अपने आप ही दे रखे हाई पार लो इंटरेस्ट, नहीं तो आपको ढूंढना भी पड़ता है कि कौन कौन से हैं। तो देखा है क्या लिखा है, नॉट जस्ट कस्टमर्स लेकिन हाई पावर लो इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज वर एड्रेस विद केयरफुल कंप्लायंस एंड अधेरेंस टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। और फिर क्या लिख रखा है, लो पावर और हाई इंटरेस्ट के जो स्टेक होल्डर्स है लाइक पोटेंशियल कस्टमर्स एंड लोकल कम्युनिटीज वर एंगेज थ्रू टारगेटेड मार्केट। देखो जो लो पावर, उन्होंने मार्केट कंपेन्स के लिए पूछा था, मार्केट कंपेन्स के लिए पूछा था, तो उन्होंने पूछा था कि उसमें कौन लगा हुआ है, तो उसके लिए कौन है, लो पावर हाई इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स जैसे कि पोटेंशियल कस्टमर्स एंड लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा, लो पावर हाई इंटरेस्ट। ठीक है, सी। The case study states low power, high interest stakeholders like potential customers and local communities were engaged through targeted market campaigns and community involvement initiatives. This perfectly aligns with Menlo's power interest. Menlo's का power interest metrics था जहाँ पर क्या कर रहे थे, kept information and engage, उनको inform करके रखो, keep them informed and engaged। और हाई पावर हाई इंटरेस्ट होते तो की प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, मेनलोज मैट्रिक्स फ्रेमवर्क वही जो मैं बना रही थी। So the what best describes Cafe Delight initial expansion strategy when it expanded from one cafe to three in Mumbai। तो वो कह रहे क्या बेस्ट डिस्क्राइब करेगा कैफे डिलाइट को इनिशियल फेज पे स्टार्टिंग में उसकी स्ट्रैटेजी को, जब वो एक्सपैंड कर रहा था, उन्होंने एक कैफे से 3 कैफे पे आ गए थे। एग्रेसिव प्राइस रिडक्शन की तो अभी बात ही नहीं हुई कुछ, है ना। लेवरेजिंग कस्टमर्स लॉयल्टी एंड वर्ड ऑफ माउथ, इसकी बात हुई थी। एक्सटेंसिव ऑनलाइन मार्केटिंग ये ग्रोथ फेज पे हुआ था। एम्ब्रेसिंग ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी से भी बात नहीं हुई, और ये हो भी नहीं सकता था इनिशियल स्टेजेस पे कि एम्ब्रेस करे वो ग्लोबल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। तो लेवरेजिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड वर्ड ऑफ माउथ, देखो ऊपर लिखा हुआ भी, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ लिखा है, हमने पढ़ा था कि ये रहा। Over the course of 5 years, Capital had expanded to 3 stores in Mumbai, driven by exceptional mouth publicity, customer loyalty, and consistent quality. ठीक है, now fourth, at which level of strategic management does Cafe Delight transition from pocket-friendly pricing model to skimming strategy fit? कौन से लेवल पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने जो कैफे डिलाइट का है उसने ट्रांजिशन किया कि पॉकेट फ्रेंडली से वो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी में आ जाए? कौन सा लेवल? कॉर्पोरेट लेवल। 3 टाइप होते हैं, कौन से? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल। ऑपरेशन लेवल तो कुछ होता ही है। अब इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा लेवल आएगा, कि अगर उसने ये डिसाइड किया ट्रांजिशन करे पॉकेट फ्रेंडली से वो आ रहा है स्कीमिंग स्ट्रैटेजी पे। क्या ये फंक्शनल है, कुछ किसी एक पर्टिकुलर की बात हो रही है, या फिर ये बिजनेस की बात हो रही है, और कॉर्पोरेट यानी मर्जर एक्विजिशन वाला कुछ बड़ा हो? ये बिजनेस लेवल। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, पॉकेट फ्रेंडली स्कीमिंग वगैरह, चूजिंग हाउ टू compete स्पेसिफिक मार्केट फोल, ठीक है, अंडर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी आता है। कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस होते हैं विच बिजनेसेस टू बी इन, कौन कौन से बिजनेसेस में जाना चाहिए, किसके साथ मर्ज करे, किसको एक्वायर करे, क्या कॉन्ग्लोमरेट करे, क्या ना करे। वेल बिजनेस लेवल में क्या होता है, हाउ टू विन इन दिस बिजनेसेस, उन बिजनेसेस को कैसे जीता जा सकता है, उनको कैसे प्रॉफिट टेबल बनाया जा सकता है,
प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। कभी भी अगर क्वेश्चन आए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, डिफरेंशिएशन पे, कॉस्ट लीडरशिप पे, कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स पे, तो हमेशा बिजनेस लेवल आती है। ये शायद आपके एमटीपी 1 में भी था, पूछा था। What type of strategy did Cafe Delight use to differentiate itself from competitors in Indian restaurant industry? कौन से टाइप की स्ट्रैटेजी यूज करा है कैफे डिलाइट डिफरेंशिएट अपने आप को अलग करने के लिए कॉम्पिटिटर्स से? देखते हैं। The meticulous stakeholders analysis allowed Cafe Delight to build and maintain strong relationship with each group, effectively managing their influence and impact on the brand. With its expanding presence and increasing popularity, Cafe Delight underwent a shift in its pricing strategy. It transitioned from pocket-friendly pricing model to skimming strategy, capitalizing on its unique blend of Australian and Indian flavors to position itself as a premium restaurant. Cafe Delight faced stiff competition from global brands entering the Indian market but maintained a profit margin of approximately 30% through the menu engineering and targeted pricing in one of its kind. Using strategic tools enable a cafe delight to identify and act an opportunity while mitigating threats, contributing its long-term success in highly competitive restaurant industry. तो किस में गया? क्या किया उसने अलग करने के लिए? फेस कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल ब्रांड एंटरिंग द इंडियन बट मेंटेन अ प्रॉफिट मार्जिन 30% through the menu engineering and targeted pricing. In one of its kind, using strategic tools enabled Cafe Delight to identify and act as an opportunity. एक opportunity की तरह act करने के लिए while mitigating threats को ढूंढा और उसको contribute to its long term success in the highly competitive restaurant industry. Now you have to tell me कि cost leadership strategy करी है, focused करी है, focused differentiation, cost focus पे गए हैं। देखो cost की कहीं भी बात नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट को उसने इंक्रीज ही किया है, कॉस्ट की कहीं पे भी नहीं बात हुई। तो कॉस्ट लीडरशिप इन कॉस्ट फोकस नहीं आएगा, फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। वाई? क्योंकि यहाँ पे वो डिफरेंट होना चाहा। उसने क्या किया? उसने ब्लैंड यूनिक ब्लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडियन फ्लेवर्स टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ प्रीमियम रेस्टोरेंट। तो उसने डिफरेंशिएशन लाया ना, वो चीज़ में क्वालिटी में लाया वो। ठीक है, तो focus differentiation strategy. They offered a unique blend of Australian Indian flavors. So यहाँ पे differentiation आ गया. Position themselves as a premium restaurant using a skimming strategy, charging higher prices to target premium segment. This specific niche targeting with unique features makes it focus differentiation. Okay. Now compulsory वाले जो questions हैं, मतलब compulsory your independent MCQs. Shamita joined Global X consulting firm as an analyst in financial fraud mitigation. In her very first assignment, she faced an integrity dilemma where her subordinates had missed calling out a potential financial risk which could impact the overall fraud rating of the organization. She quickly reached out to her seniors who appreciated her diligence and immediately reported the senior manager. आपको बताना है जो 7S थे मैकिन्जी के, उनमें से ये कौन सा है? 7S और मैकिन्जी थे, है ना? कौन सा? स्ट्रैटेजी, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्टाफ। तो इनमें से आपको, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है। उसने क्या किया? उसको जब पता चला, जब उसने ग्लोबल एक्स कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन की, उसको वेरी फर्स्ट असाइनमेंट में पता चल गया, उसको इंटीग्रेटेड डायलेमा आया कि उसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क को गलत तरीके से कर रहे हैं और इम्पैक्ट भी आएगा ओवरऑल फ्रॉड रेटिंग पे। और वो उसने फिर फटाफट से अपने सीनियर्स वगैरह को बताया उस बारे में, है ना? तो ये क्या स्ट्रैटेजी थी? क्या ये स्ट्रैटेजी थी कोई कि भाई स्ट्रैटेजी होती है कि अगर कोई भी दिक्कत आए तो हम जब अपने सीनियर्स को बताएंगे? ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो एथिक्स है कि आपको बताना है। क्या ये सिस्टम है? ऐसे कोई सबका अलग अलग सिस्टम होता है क्या? सबका अलग अलग होता है? ये तो कॉमन चीज़ है। स्टाफ? नो, इट्स अ शेयर्ड वैल्यू, नॉर्मल सेंस ऑफ वैल्यू है कि आपको अगर कुछ गलत लग रहा है आप उसको रोकोगे, आप अपने सीनियर को बताओगे तो उस पर आप काम कर सको।
और फिर सीनियर ने उसको अप्रिशिएट कर उसका डिलीजेंस और इमीडिएटली रिपोर्टेड द सेम टू द सीनियर मैनेजर, इसलिए शेयर्ड वैल्यूज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, शेयर्ड वैल्यूज आर द कोर बेनिफिट्स, एथिक्स एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की कोर बेनिफिट्स, एथिक्स और कल्चर क्या हो, एक शेयर्ड वैल्यू होता है, द इंटीग्रिटी एंड डिलीजेंस अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट्स एप्रिसिएशन ऑफ इट रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग एथिकल कल्चर एंड शेयर्ड वैल्यू सिस्टम। 7 is considered the hardest strategy structure system. Style, staff, skill and shared values are soft skills. और ethics कहाँ पे आते हैं, shared values, which are soft skill, intangible. Now next, Chocopo, an ice cream company run by Sri Shyam Kumar since 1985, now had its management changed to his two daughters, who came in and wanted to experiment with a lot of flavors. They introduced 21 new flavors in a span of 6 months while not losing out the two legendary flavors of their dad, that is stick kulfi and mango bar. After year one of operation, 9 out of the 21 flavors had to be stopped, while 10 flavors were still kept, extending the experimentation. Early sense from the market was that they would have to be stopped too, but the sisters dedicated to extend their timeliness. What category as per BCG metrics would these 10 fall into? जो 10 फ्लेवर्स है जिनको अभी भी रखा गया, ये किसमें फॉल करते हैं? देखो, कैश फ्लो पहले तो होते क्या क्या है भाई बीसीजी के, कौन कौन से थे? एक तो था काउ, कैश काउ, एक था डॉग, एक था आपके पास क्वेश्चन मार्क, एक था स्टार। ये चार है, तो ये किस में आएंगे? पहले देखते 10 है क्या। देखो, एक चोकोबार आइसक्रीम कंपनी है, ठीक है, उसमें क्या है, उसने 2 डॉटर्स थी जिन्होंने आइसक्रीम स्टार्ट करी, एक्सपेरिमेंट वर्क करके बहुत सारे फ्लेवर्स निकाले, उन्होंने 21 फ्लेवर्स निकाले इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, और 2 लेजेंडरी जो फ्लेवर्स दैट इज स्टिक कुल्फी एंड मैंगो बार वो रहे बहुत ज़्यादा, मतलब वो मान लो स्टार प्रोडक्ट थे। ठीक है, तो आफ्टर ईयर वन ऑफ ऑपरेशन, एक साल करने के बाद ये सब बिजनेस वगैरह, 9 आउट ऑफ 21 जो 21 में से जो 9 फ्लेवर्स थे, ठीक है, हैड टू बी स्टॉप। और क्यों रोकते जब वो नहीं चल रहे होते? वेल 10 फ्लेवर्स आर स्टिल केप्ट एक्सटेंडिंग द एक्सपेरिमेंटेशन, और 10 को अभी भी रखा गया। क्यों रखा गया? कि उन पर हम और एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे उस एक्सपेरिमेंट। और अर्ली सेंस क्या आ रहा था कि फ्रॉम मार्केट वॉज दैट दे वुड हैव टू बी स्टॉप, और उन 10 को भी रोकना पड़ेगा, ये आ रहा। बट द सिस्टर डिसाइडेड टू एक्सटेंड देयर टाइमलीनेस, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इस पर थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कुछ हम कर सकते हैं। आपको बताना अब कि 10 क्या है और क्यों है। ठीक है, देखो, स्टार प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि बाद में उन पर डाउट आ रहा है। कैश काउ जब आप स्टार बनने वाले होते हो तब होता है, तो ऑब्वियसली आप स्टार नहीं बनने वाले, आप तो और पीछे जाने वाले हो, तो तब वो नहीं होगा अब तो। और क्वेश्चन अब रहा बात क्वेश्चन मार्क की और डॉग की। तो क्वेश्चन मार्क कब होता है? कि जब आपकी ग्रोथ तो हो रही होती है, ठीक है, आपकी वो तो बढ़ रही होती है, लेकिन आपको वैसे नहीं मिलता। एक चीज़ पॉजिटिव होती है, एक चीज़ नेगेटिव होती है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या कि ग्रोथ जो है वो कम है और जो मार्केट शेयर वो ज़्यादा है। वैसे ही और एक जो डॉग होता है उसमें क्या है, उसमें दोनों चीज़ें कम होती है, मार्केट शेयर भी कम है और ग्रोथ भी कम है। ठीक है, तो एक तो ऑब्वियसली पहले से ही दिख रहा है कि उसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है, यानी कि वो इतना नहीं चल रहा है, और यानी कि इसका मार्केट शेयर कम होगा। और आगे उसकी ग्रोथ दिख रही है, नहीं दिख रही है उसकी भी, वो भी बंद करने पड़ेगा, तो वो भी कम है। तो दैट मीन्स इट्स डॉग, डॉग है वो। देखो क्यों, the 10 flavors having an early sense from market that they would have to be stopped too, indicating low market share, कि market share नहीं है, low market growth prospects, products with a bleak future and low share in the non-growing segment fall into the quadrant. The sisters are dragging them out, but strategically they are dogs.
ICA wants you to recognize that continuing to invest in products जिनको हमें पता है कि नेगेटिव मार्केट फीडबैक है signifies a dog being artificially kept alive. डॉग कौन होते हैं जिनको भाई वो दिख चुका है कि भाई खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं यार किसी तरीके से ग्रोथ हो जाए, किसी तरीके से बढ़ जाए, कुछ तो हो जाए इनका। ठीक है। नाउ थर्ड, a company negotiating the best prices and quality from its suppliers to add to customers delight is an example of, मतलब एक कंपनी है वो बातचीत करे किस बारे में कि बेस्ट प्राइस मिल सके और क्वालिटी मिल सके, अपने सप्लायर को बोल रही है ताकि वो कस्टमर के अच्छा कर सके, कस्टमर को खुशी दे सके कि भाई प्राइस भी कम कर दो तुम, क्वालिटी भी हमें चाहिए बढ़िया वाली। ठीक है। तो ये क्या है, वैल्यू क्रिएशन में इंप्रूविंग प्राइमरी एक्टिविटी, वैल्यू क्रिएशन में इंप्रूविंग सपोर्ट एक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएशन या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। क्या होता है ये? देखो कंपटीशन तो कुछ है नहीं, स्टेक होल्डर वो है नहीं ऐसा कुछ, स्टेक होल्डर की बात हो रही है। यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो रही है, क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है कि भाई हमारी जो कस्टमर्स है उनका अच्छा हो, तो इम्प्रूव करना चाह रहा है वो। क्या प्राइमरी एक्टिविटी है, सपोर्टिंग एक्टिविटी? सप्लायर्स आर सपोर्टिव एक्टिविटी, तो ये बी है इसका। ठीक है। वैल्यू क्रिएशन बाय इंप्रूविंग सपोर्ट एक्टिविटी। नेगोशिएटिंग विद सप्लायर्स फॉल अंडर प्रोक्योरमेंट, कि वो प्रोक्योर कर रहा है कहाँ से, विच इज अ सपोर्ट एक्टिविटी इन माइकल पोर्टर्स वैल्यू चेन एनालिसिस। बाय गेटिंग बेटर प्राइसेस एंड क्वालिटी दे आर क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू अ सपोर्ट फंक्शन। सपोर्ट फंक्शन से वैल्यू क्रिएट करना। ओके। कंफ्यूज प्रोक्योरमेंट सपोर्ट विद इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, दैट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक्स जो होते हैं वो होती है प्राइमरी, और हम जहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं दैट इज योर सपोर्ट। प्रोक्योरमेंट यानी हम बाय कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, एक्ट ऑफ बाइंग और नेगोशिएट। अब वहाँ पे बोलेगे कंपनी भी तो नेगोशिएट करिए बेस्ट प्राइस वगैरह के लिए, लेकिन मैम वो होती है प्रोक्योरमेंट, वो इसीलिए तो हमने बोला कि नेगोशिएट करिए, तो इसलिए वो क्या हुई, प्रोक्योरमेंट। लेकिन अगर हम बोले कि वो फिजिकल रिसिप्ट दे रहा है, स्टोरेज ऑफ दोज गुड्स है, तो वो होती है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। हमने किसी गोदाम में सामान रख रखा है, दैट इज योर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाई कम कर दो, ये है वो है, खरीद रहे हैं तब हम कुछ, जब वो खरीदना चीज आ जाती है दैट इज अ प्रोक्योरमेंट, नॉट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 ए। सबसे पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। एबीसी रिटेल चेन रेगुलरली मॉनिटर्स कंज्यूमर ट्रेंड्स। ओके। रिटेल चेन है वो हमेशा मॉनिटर करके रखती है कंज्यूमर के ट्रेंड्स को एंड सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी। द रिटेल चेन ट्रैक्स कस्टमर कंज्यूमर trends to adjust its offerings, ensuring that they meet consumer needs, customer needs. Simultaneously, it maintains a flexible support chain to respond swiftly to demand fluctuations. This strategy enables ABC Retail to anticipate market shift and adapt them effectively, ensuring its competitiveness and customer satisfaction. Which type of strategy in retail is the retail chain employing? कौन सी strategy? पहले तो स्ट्रैटेजी कौन सी है, तो स्ट्रैटेजी में कौन सी टाइप की स्ट्रैटेजी, कितने टाइप की स्ट्रैटेजी होती है, फिर उसमें से हम कौन सी इसने ले रखी है। देखो क्या बोल रहा है, एक रिटेल चेन है वो हमेशा मॉनिटर करके रखते हैं कंज्यूमर के ट्रेंड्स को कि भाई क्या चल रहा है आजकल, सप्लाई चेन की फ्लेक्सिबिलिटी को। द रिटेल चेन ट्रैक्स कंज्यूमर ट्रेंड्स, वो क्या ट्रैक करता है कि कंज्यूमर में क्या ट्रेंड्स चल रहा है ताकि वो अपना एडजस्ट कर सके, ऑफरिंग्स को इंश्योर कर सके कि वो कस्टमर के नीड्स को फुलफिल कर रहा है। साइमल्टेनियसली इट मेंटेन्स अ फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन टू रिस्पॉन्ड स्विफ्टली, ताकि वो रिस्पॉन्ड भी कर सके, वो रिस्पॉन्ड कर सके ढंग से, और वो पहले से ही मॉनिटर भी कर रहा है, यानी वो फ्यूचर को भी देख के चल रहा है कि फ्यूचर में कोई गलती ना हो, और जो अभी प्रेजेंटली अगर कुछ हो रहा है तो उसको भी ढंग से रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, वन इज प्रोएक्टिव, सेकेंड इज रिएक्टिव। ये क्या कर रहा है, ये दोनों चीज कर रहा है। प्रोएक्टिव कैसे कर रहा है, क्योंकि मॉनिटर करके रख रहा है कि क्या ट्रेंड चल रही है। वो रिएक्टिव कैसे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो ये देख रहा है, वो फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन कर रहा है ताकि वो रिस्पॉन्ड चेन टू रिस्पॉन्ड स्विफ्टली, ताकि वो रिस्पॉन्ड करे ढंग से टू डिमांड फ्लक्चुएशन, जो फ्लक्चुएशंस आ रही है, और जो एंटिसिपेट मार्केट शिफ्ट्स हो रहा है उनको अडेप्ट कर रहा है इफेक्टिवली। तो ये अडेप्ट करना, ये रिस्पॉन्ड करना, दैट इज योर रिएक्टिव, और ये मॉनिटर वगैरह करना दैट इज योर प्रोएक्टिव। तो दोनों चीज कर।
The retail chain is employing a strategy that combines both proactive and reactive elements, monitoring consumer trends and adjusting product offering accordingly demonstrates a proactive approach to anticipate and meet customers' needs. On the other hand, maintaining a flexible supply chain to respond quickly to change in demand reflects a reactive strategy to address unforeseen shifts in the market. ये जो combination होता है retail chain का जो इसने both किया है anticipate future trends and react effectively to the immediate market change, making its strategy partly proactive and partly reactive. Or this dual strategy of proactive trend monitoring and reactive supply chain flexibility enables the retail chain to anticipate market shifts and adapt them effectively, ensuring competitiveness and customer satisfaction. And this is the best strategy that दो भी फर्म है कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट है उसको पार्शियली रिएक्टिव पार्शियली प्रोएक्टिव होना चाहिए पूरा रिएक्टिव ही ना रहो पूरा प्रोएक्टिव ही ना रहो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन इज बेस्ट ठीक है देखो द रिटेल चेन इज एम्प्लॉइंग अ स्ट्रैटेजी दैट इज पार्शियली प्रोएक्टिव पार्शियली रिएक्टिव प्रोएक्टिव एलिमेंट्स एंटिसिपेट कर रहा है वो मॉनिटरिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड एडजस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफरिंग अकॉर्डिंगली टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोएक्टिव अप्रोच दे आर एंटिसिपेटिंग कस्टमर्स नीड बिफोर द मार्केट फोर्सेस देम टू मार्केट फोर्स करे उससे पहले वो खुद ही एंटिसिपेट वगैरह कर रहे हैं क्या कस्टमर की नीड है reactive element में respond कर रहा है maintaining a flexible supply chain to respond quickly to unforeseen changes in the demand or demand fluctuations reflects a reactive strategy. They are adapting to immediate market changes as they occur. Conclusion क्या है this combination allows the retail chain to anticipate future trends while reacting effectively to immediate shocks. ये जो डुअल स्ट्रैटेजी है प्रोएक्टिव और मॉनिटरिंग रिएक्टिव की सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर्स कॉम्पिटिटिवनेस रहती है इससे सर्वाइवल डायनामिक एनवायरनमेंट जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है डायनामिक एनवायरनमेंट है उसमें आप ढंग से जी सकते हो ठीक है सर्वाइव कर सकते हो आपके बिजनेस को डू नॉट जस्ट राइज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव ब्रेक योर आंसर्स इनटू थ्री क्लियर पैराग्राफ्स यहाँ अगर आपको वैसे नहीं तो मतलब ढंग से लिखो आप ब्रेक करो पैराग्राफ्स में लिखो एकदम एक पूरा एक ही पैराग्राफ ना बनाओ what is proactive and in the case where what is reactive in the case conclude that real world strategy is always a blend of both now second question is a Mumbai based conglomerate PQR has announced a major restructuring of its business operation वो business operation को वापस से restructure कर रहा है the company has decided to split its business into four separate units जो business है वो चार separate units में वो हो रहा है और ये क्या है conglomerate है ठीक है किसमें मैन्युफैक्चरिंग में रिटेल में सर्विसेज में टेक्नोलॉजी में ईच यूनिट विल ऑपरेट एज अ सेपरेट बिजनेस आपको तो इसी से ही सेपरेट बिजनेस से वैसे कीवर्ड मिल जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है क्या बोलना चाह रहा है सेपरेट बिजनेस इज द कीवर्ड फॉर आगे बताती हूँ आगे पढ़ते चलो विद डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड स्ट्रैटेजी टू द रिस्पेक्टिव यूनिट मैनेजर आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट पीके लिमिटेड हैज प्लान टू इम्प्लीमेंट और क्या किया उसने सेपरेट बिजनेस स्ट्रैटेजिक business unit discuss any four attributes and the benefits of the firm may derive from using the organizational structure यानी एसबीयू का आपको चार एट्रीब्यूट्स भी बताने हैं और आपको उसके बेनिफिट्स बताने हैं ठीक है ओके सो एसबीयू के लिए जो पीक्यूआर है हैज प्लान टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलरली दोज रनिंग इनटू सेवरल प्रोडक्ट्स जैसे हेयर क्या मैन्युफैक्चरिंग रिटेल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी है ना और operating at a distinct geographical location that are extremely diverse in terms of environmental factors can be better managed by creating SBUs. SBU structure becomes better imperative in an organization with increase in number, size, and diversity. And the attributes and we can say the benefits of the firm may derive by using SBU structure are as follows. कैसे हम क्या लिखेंगे उसमें a scientific method of grouping the business of multi-business corporation which help the firm in strategic planning जो scientific method होता है कि हम group करके रखते हैं business को multi business corporation को help करते हैं strategic planning में improvement over the territorial group of businesses strategic planning based on territorial units
SBU is distinct from rest of the businesses. Product near businesses within a SBU receive same strategic planning treatment and priorities. Each SBU will have its own distinct set of competitors and own distinct strategy. A CEO of SBU will be responsible for strategic business unit and its performance. Product business that are related from the standpoint of function are assembled together as the extinct SBU. Unrelated products businesses in any group are separated into separate SBU, and grouping the business on SBU lines help in strategic planning by removing the vagueness and confusion. Each SBU is separate business and will be distinct from one another on the basis of mission, objective, at extra आप ये सब लिख सकते हैं. ठीक है. Identification cases of PQ element is planned to implement SBU. Structure SBU structure becomes imperative in an organization with increase in number, size and diversity. जैसे जैसे number, size और diversity बढ़ती है वैसे वैसे क्या बन जाता है, SBU structure imperative बन जाता है. और attributes and benefits. साइंटिफिक ग्रुपिंग, इट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग द बिजनेस. एक साइंटिफिक मेथड है कि जिसमें हम बिजनेस को ग्रुप कर सकते हैं मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन में, जो हेल्प करता है फर्म को कि वो स्ट्रैटेजिकली प्लान करे और रिमूव करे वेगनेस और कंफ्यूजन हो. ईच एसबीयू विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजी. उनका खुद की स्ट्रेटजी होगी, उनके खुद के कॉम्पिटिटर्स होंगे. सीईओ और जो मैनेजर होगा एसबीयू का विल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग के लिए भी और प्रॉफिट परफॉर्मेंस के लिए भी. डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग for SBU is distinct from the rest of the business. Product within the SBU receive the same strategic planning treatment and priorities. Unrelated products in any group are separated into separate SBU while related products जो है वो एक साथ होते हैं assembled together. तो scientific grouping, competitors, accountability रहती है, mission की बात करते हैं हम, planning is distinct from other SBU. स्टूडेंट्स आर ऑफन आइडेंटिफाइड एज डिविजनल स्ट्रक्चर. ऐसा नहीं है डिवीजन मत मान लो, मैंने कीवर्ड बताया है आपको क्या होता है. हाउएवर डिविजन्स इनटू मेजर डिस्टिंक्ट इंडस्ट्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल वगैरह विल फुल डेलीगेटेड स्ट्रैटेजिक रिस्पांसिबिलिटी पॉइंट्स स्ट्रिक्टली टू एसबीयू स्ट्रक्चर इन आईसीआई टर्मिनोलॉजी. ठीक है. नाउ वन सी ग्रीन थ्रिफ्ट इनकॉर्पोरेशन. A sustainable clothing retailer is experiencing a surge in popularity. Popularity में बहुत ज़्यादा ये surge कर रहा है, अच्छा हो रहा है due to the growing awareness of environmental issues among customers. Right, consumers. The company specializes in selling second-hand clothing and upcycled garments, offering the eco-friendly alternative to traditional fast fashion. A major concern of Green Thrift Incorporation is the emergence of new sustainable fashion brands in the market. These brands focus on using organic recycled materials as well as ethical manufacturing, which aligns with the values of environmentally conscious consumers. Identify and explain the competitions from new sustainable fashion brands fall under which category of Porter's five forces model of company. Okay, आपको क्या बताना है? जो पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का, है ना, उसमें से ये किस पे जा रहा है, किस पे वो हो रहा है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर. सबसे पहले तो फाइव फोर्सेस है कौन कौन से? कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सप्लायर पार, बायर पार, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट. ये फाइव होते हैं, है ना. तो इनमें से ये किसकी बात हो रही है? क्या यहाँ पे किसी कंपटीशन की बात हो रही है? उसने बोला एक्सप्लेन दैट कंपटीशन फ्रॉम न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ. पर यहाँ पे क्या कोई कंपटीशन, क्या कोई कंपटीशन नहीं. ठीक है. सप्लायर पार की भी कोई बात नहीं हो रही है सच. बायर पार की नहीं बात हो रही. थ्रेट ऑफ, अब क्या बचे, दो चीजें बची, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. ठीक है. अब हमारी क्या बात है कि कंपटीशन फ्रॉम न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड, न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड अगर होता कि मतलब कुछ और है ऐसा जो सब्स्टिट्यूट कर देगा, वो नहीं.
यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? न्यू सस्टेनेबल फैशन ब्रांड, न्यू सस्टेनेबल यानी कि न्यू एंट्री। किसकी बात हो रही है? न्यू एंट्री। इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, समझ में नहीं आता। कंपटीशन पढ़ के यही आता है कि भाई कॉम्पिटिटिव राइवलरी हो, पर नहीं। ये जो न्यू एंट्रेंट है pose a threat to existing sustainable clothing retailers like Green Thrift Incorporation by increasing competition and potentially eroding market share. Emergence of these brands focus on using organic and recycled materials along with ethical manufacturing practices, aligns with the values of environmentally conscious consumers, making them strong competitors in the sustainable fashion market. But है क्या? Threat of new entrants, ना कि competition rivalry. ठीक है, threat of new entrant. These new entrants pose a direct threat to existing sustainable clothing retailers like Green Thrift Incorporation by increasing competition and potential eroding their market share. The emergence of these new brands focus on organic material and ethical manufacturing, perfectly aligns with the target audience, environmental conscious consumers, making them strong direct competitors. New entrants bring new capacity, desire to gain market share. ठीक है, their entry forces existing companies to keep pricing competitive. तो इस वजह से उनके एंट्री की वजह से जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको अपनी प्राइसिंग जो है कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ती है, उनसे देख के रखनी पड़ती है। इन्वेस्ट इन मार्केटिंग एंड इनोवेशन। ठीक है, force clearly in the first scenario. Do not waste time explaining all the five forces. Focus entirely explaining on why threat of new entrant is correct answers based on the case fact. वो डिपेंड भी करता है भाई कि मार्क्स कितने हैं। स्ट्रैटेजी टाइप क्या थी? ऑलवेज ब्लेंड प्रोएक्टिव रिएक्टिव। एसबीओ स्ट्रक्चर क्या होता है? लार्ज डाइवर्स एमएनसीज फोकस ऑन डिस्टिंक्ट कंपनीज एंड प्रॉफिट अकाउंटेबिलिटी। पोर्टर्स फोर्सेस न्यू कंपनीज एंटरिंग द सेम नीश। नई कंपनी जो सेम नीश में आ रही है क्या होती है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। Now, question number 2A. Each organization must build its competitive advantage. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना चाहिए। कीपिंग इन माइंड द बिजनेस वॉरफेयर। ठीक है, किसको ध्यान में रखते हैं? बिजनेस वॉरफेयर। This can be done by following the process of strategic management. Considering the statement, explain major benefits of strategic management. आपको benefits बताने हैं strategic management के, और किस basis पे बताने हैं कि क्या रहे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्पिटिटिवली एडवांटेज रहनी चाहिए, कंपटीशन अच्छा होना चाहिए और बिजनेस वॉरफेयर को देख के चलना चाहिए, और ये हो सकता है भाई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को। जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बिल्ड इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स इन द बिजनेस वॉरफेयर in order to achieve success, to win. This can be done only by the following process of strategic management. Strategic management is very important for the survival growth of the business organization in dynamic business environment. Strategic management helps organization to be more proactive rather than reactive in dealing with its future. It facilitates to work within vagaries of environment and remains adaptable within the turbulence of uncertain future. Therefore, they are able to control their own destiny in a better way. It provides better guidance to entire organization on the crucial point why it is trying to do. क्यों कर रही है? Also provide framework for all major business decisions of the enterprise such as on businesses, product, market, organizational structure, etc. It facilitates to prepare the organization to face the future and act as pathfinder to various business opportunities. Organizations are able to identify the available opportunities and identify ways and means as how to reach them. It serves as a corporate defense mechanism against mistake and pitfalls.
It helps organization to avoid costly mistakes in product market choices or investment. Over a period of time, strategic management helps organization to evolve certain core competencies, competitive advantage, and assets in fight for survival and growth, ताकि survive कर सके और grow कर सके. Crucial for survival and growth of the business organization in dynamic environment. Proactive approach, strategic management helps the organization to be more proactive rather than reactive, enables them to work within the vagaries of the environment and remain adaptable to turbulent futures. अगर आप फ्यूचर है, turbulent फ्यूचर है, उसमें भी वो adaptable रहे, उसमें वो क्या रहे, रिएक्टिव रहे, ठीक है, उसको अडॉप्ट कर सके, allowing them to shape their own destiny. बेटर गाइडेंस मिल जाती है आपको एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को. जो क्रूशियल पॉइंट होता है वो क्या करना चाह रहा है वो पता चल जाता है. एक फ्रेमवर्क मिलता है सारे मेजर और बिजनेस डिसीजन को कि भाई प्रोडक्ट के लिए चाहिए, मार्केट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, क्यों चाहिए. एक ये क्या फैसिलिटेट कराता है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपना फ्यूचर को फेस कर सके, एक पाथ फाइंडर की तरह एक्ट करे वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए कि भाई हमें अपॉर्चुनिटी है, वो हमें क्या करना है, कैसे करना है, आइडेंटिफाई कर सके कि अपॉर्चुनिटी कौन सी है और वे मीन टू रीच दैट और उस अपॉर्चुनिटी तक कैसे पहुंचे, उसको कैसे करे. कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म सर्व करता है कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म को एज मिस्टेक एंड पिटफॉल्स, मतलब मिस्टेक्स और पिटफॉल्स ना करें, प्रिवेंट करता है उससे, अवॉइड करता है कि हम कॉस्टली मिस्टेक्स ना करें. और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन को इवॉल्व करने में हेल्प करता है, कोर कॉम्पिटेंसी से, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से असिस्ट करता है इन दी फाइट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. Proactive guidance pathfinder defense core competencies. Proactive guides pave defense course. Okay. Now, second, Reshuffle Corporation is a company that manufactures and sells office furniture. They offer a range of products from desks and chairs to cabinets and shelves. Recently, the company has been facing increased competition from online retailers offering similar products at lower prices. Analyze the characteristics of product in the furniture industry. Discuss how Reshuffle Corporation can differentiate its product to maintain a competitive edge. वो कैसे differentiate कर सकते हैं? देखो उसने क्या बोला, increased competition from online retailers ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस. उसने वो देख सकते हैं कि भाई कम प्राइसेस में दे रहे हैं. जब ऑलरेडी कम प्राइसेस में है तो वो और किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता है अपने प्रोडक्ट को, कैसे कर सकता है. यहाँ तो अपना प्राइस और कम कर ले जितना कम किया है, यहाँ तो अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर ले, यही हो सकता है. ठीक है. और हम क्या बोल सकते हैं, और ज़्यादा वैरायटी वगैरह लिया है और कुछ फ़ायदा कर दे जिससे उनको ये ना लगे कि वो जानबूझ के पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, मतलब उनको वो वर्दी लगे कंज्यूमर्स को. तो रीशफल कॉर्पोरेशन कैन फोकस ऑन टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट सच एज यूजिंग हाई क्वालिटी मटेरियल, innovative design to create furniture that is both functional, aesthetically pleasing. अब आजकल तो जो होता है aesthetically pleasing हो. They can emphasize the intangible aspect also for the product, जैसे कि excellent customer service, brand reputation अच्छी करो, reliability durability अच्छी करो, मार्केट प्राइसेस जो कंपटीशन में जैसे आपने बताया कि कम हो रहा मतलब ज़्यादा है उनके अकॉर्डिंग, तो वो उस पर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम करो ताकि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सको. You can offer value-added services, free installation, extended warranties to justify a higher price point, right? And you can optimize their product features. You can take customer feedbacks and market trends seriously. You can ensure their products deliver maximum satisfaction to their target customers. आप फ्री डिलीवरी वगैरह का बोल सकते हो, है ना. आप फंक्शनैलिटी अच्छी कर सकते हो, डिज़ाइन क्वालिटी, ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस आप अच्छा कर सकते हो. You can keep their product at the center of their strategic activities, ensuring that all the business processes from the production to the sales and marketing are aligned to meet up customer needs and expectations. Okay, and you are aware about the life cycle of the product and plan for the reinvention or replacement accordingly. राइट कि मान लो कि हमसे ही अगर आपने वो प्रोडक्ट ले रखा है तो हम और बहुत टाइम हो गया उस बात को, तो हम जो है आपको उसके बदले में सस्ते में न्यू प्रोडक्ट दे देंगे. जो आपको पुराना प्रोडक्ट है, जो पुराना फर्नीचर है, उसके एक्सचेंज में रिप्लेस कर देंगे, री इन्वेंट कर देंगे. दे कैन इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट लाइन्स ऑल्सो, वो जो मैंने बोला अलग अलग अपग्रेड एग्जिस्टिंग वंस,
कीप अप विद द चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस एंड मार्केट ट्रेंड्स। अब ये सब कर सकते हो, ये वाली आप स्ट्रैटेजीज अपनी कॉम्पिटिटिव एज के लिए कर सकते हो। टू मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव एज इन द फेस of intense online pricing competition, each of our organization can differentiate its products in the following ways. कैसे tangible and intangible aspects. They can focus on tangible aspects like using high quality material, innovative, ergonomic designs that are functional and aesthetically pleasing. Intangible, they can offer excellent customer service and build a strong brand reputation for their reliability. While online rivals offer low prices, reshuffle competition can justify higher prices by offering a valued service such as free installation, extended warranties, complimentary interior space planning. आप space planning आपको complimentary मिल सकती है. Product features, optimizing features based on customer के feedback with smart furnitures with built-in charging, sustainable materials can ensure maximum satisfaction for target customers. Keeping their product at the center of strategic activities ensure all the processes from production to market are aligned to meet the exact customer need. Planning for reinvention. They can introduce new product lines, upgrade existing ones to keep up the modern office trends like hybrid work furniture. जैसे कि सोफा कम बैड होता है, वो सब चीज़ें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Easy Life Corporation, a leading manufacturer of consumer electronics, is considering launch a new line of smart home devices. As a strategic manager, conduct a SWOT analysis for Easy Life Corporation to assess the feasibility and potential success of this new venture. Okay, आपको SWOT analysis करना है, strength, weakness, opportunity and threat देखनी है किसकी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की. न्यू लाइन है किसका, स्मार्ट होम डिवाइस. ओके. इंटरनल फैक्टर्स भी देखने, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखने जो अफेक्ट कर सकते हैं सक्सेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लाइन. ओके, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट देखने. स्ट्रेंथ में आप क्या लिख सकते हो, ब्रांड के रेपुटेशन के, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज है कि नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स टू सपोर्ट प्रोडक्ट लॉन्च एंड मार्केटिंग, एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो. वीकनेस में आप क्या लिख सकते हो, इंटरनली आएगा ना, तो वीकनेस इंटरनली क्या हो सकती है, लिमिटेड एक्सपीरियंस इन स्मार्ट होम डिवाइसेस, रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और आपको चैलेंजेस है, आपको एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, इंटीग्रेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन विद एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स होगा तो थोड़े से चैलेंजेस आएंगी. लैक ऑफ एस्टैब्लिश कस्टमर बेस, आपको कस्टमर न्यू न्यू ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए एग्जिस्टिंग वालों को इनिशिएट करना, वो करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि आप लो प्रोडक्ट. अपॉर्चुनिटीज में अब एक्सटर्नल में आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो मार्केट के स्मार्ट होम डिवाइसेस के लिए, इंक्रीज कर सकते हो कंज्यूमर का इंटरेस्ट उसके अंदर, होम ऑटोमेशन के लिए अपने आप पर्दे बंद हो रहे हैं, अपने आप एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. Ability to differentiate through innovative features and design, potential to leverage brand loyalty from existing customers, possibility of partnering with existing smart home जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पे, उनके साथ आप पार्टनर कर सकते हो. थ्रीएट्स क्या क्या आ सकते हैं भाई, चलाई नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. पोटेंशियल फॉर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं, अपने आप गेट खुल गया कभी. रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड टू शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना. और इंटेंस कंपटीशन, एस्टैब्लिश प्लेयर्स इन स्मार्ट होम डिवाइसेस मार्केट, बहुत ज़्यादा क्या आ सकती है, कंपटीशन आ सकता है. तो इसकी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी है. जो मतलब जैसे स्ट्रेंथ है वो सपोर्ट कर सकता है लॉन्च को, और वीकनेस है, थ्रेट्स है, वो थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखो, प्रिवेंट करो उनको. और सक्सेस को मैक्सिमाइज करने के लिए आप लेवरेज करो ब्रांड रेपुटेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, और केयरफुली एड्रेस करो वीकनेस और थ्रेट को. और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इन्फॉर्म्ड रहो, कंज्यूमर ट्रेंड्स को देखते रहो, कॉम्पिटिटिवनेस अपनी बनाए रखो, और ये देखते रहो डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम करो. यही हो सकता है. तो स्ट्रेंथ में आप क्या लिखोगे, ब्रांड रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टैब्लिश्ड वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हाई टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सेस टू हाई टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, एक तरीके से स्ट्रेंथ भी हो गई आपकी. ठीक है. और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट लॉन्च एंड मार्केटिंग, लिमिटेड प्रायर एक्सपीरियंस हो सकते, पहले एक्सपीरियंस नहीं हो स्मार्टफोन में क्योंकि न्यू लॉन्च करे में, रिक्वायर मैसिव एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स इन R&D भी चाहिए होगा. पोटेंशियल चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विद एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स, लैक ऑफ एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस डेडिकेटेड टू स्मार्ट होम. ओके ना, अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल में क्या आएगी देखो, ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट फॉर स्मार्ट होम डिवाइसेस,
ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट इन होम ऑटोमेशन। एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहीं पे कंपटीशन एस्टैब्लिश हैवी वेट्स इन द स्मार्ट होम मार्केट। रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो प्रोडक्ट साइकिल था वो छोटी हो गई। पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टनरिंग विद एग्जिस्टिंग जो भी होम प्लेटफॉर्म है, तो उससे जैसे गूगल है, अमेजन है, उन्होंने कर रखा है, तो उनसे आप पार्टनर कर सकते हो। पोटेंशियल साइबर सिक्योरिटी प्राइवेसी थ्रेट्स आ जाएंगे, पर ये पोटेंशियल टू लेवरेज ब्रांड लॉयल्टी टू क्रॉस सेल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट थ्रू इनोवेटिव फीचर्स एंड सीमलेस डिजाइन। ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स नेगेटिवली इम्पैक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग्स ऑन डिस्क्रिशनरी आइटम्स। To maximize success, EasyLife should leverage its brand reputation and distribution while carefully addressing cybersecurity threats and R&D gaps. Weakness और threats को देख सकते हो। For a SWOT question in exam, always draw a table of 2 into 2 matrix वो जो SWOT की बनाते हो आप, वो ठीक है। It immediately makes your answer look professional and easy to grade the for the examiners. Okay, SWOT analysis highlight that while Easy Life Corporation has several strengths that can support the launch for a new smart home devices line, there are also significant weaknesses and threats to consider. To maximize the chances of the success, should focus on leveraging its brand reputation and distribution network while carefully addressing the weakness and threats identified. Additionally, staying informed about technological development and consumer trends will be essential for maintaining competitiveness in the dynamic smart home device market. Explaining the concept of forward and backward linkages. किसके बारे में बताना है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के बारे में बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। पहले हम क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, तभी तो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें हमें क्या बताना है? फॉरवर्ड और backward linkage. Using relevant examples, how does linkage impact the overall strategy decision making process of an organization? और कैसे इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट डालती है ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डिसीजन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है लिंकेज का, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? लिंकेज का क्या मतलब होता है? इंटरकनेक्टेड नेचर किसी भी दो फेजेस का और उनके इम्पैक्ट ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डिसीजन प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉरवर्ड लिंकेज है, उसका मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन ऑन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन हियर। कि इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, हमने जब फॉर्म की स्ट्रैटेजी, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा उससे, तो ये हो गया फॉरवर्ड। और जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो उस पर क्या फर्क पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा किस पे? फॉर्मुलेशन पे। दैट इज योर बैकवर्ड लिंकेज। When an organization formulates a new strategy or revise an existing one, it sets the direction for the organization's future action. Like company decides to expand its product line to target a new market segment, this decision will require change in the organization's structure, resource allocation, and possibly its leadership style. These changes are necessary to align the organization operations with the new strategic decision. Thus, the formulation of strategy has a forward linkage with their implementation as it sets the stage of how the strategy will be executed. हमने बना तो लिया, वो execute कैसे होगी, वो हो गया फॉरवर्ड लिंकेज। और बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है? रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन। As an organization implements its strategies, it gains valuable insights मिलते हैं, फीडबैक मिलते हैं फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अभी जो फीडबैक है ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि फ्यूचर में हमारी स्ट्रैटेजिक डिसीजन कैसा रहेगा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कैसी रहेगी। लाइक इफ अ कंपनी फेसेस एन अनएक्सपेक्टेड चैलेंज or discovers a new opportunity during the implementation of a strategy, it may need to reevaluate its strategic choices. Similarly, past strategic actions, ठीक है, past strategy actions and their outcomes can also influence the formulation of the future strategy. So these incremental changes in strategy and implementation take the organizations from current state to where it aims to be. हाँ, करंट स्टेट से जहाँ पर वो होना चाहते हैं वहाँ पर, रिफ्लेक्टिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसलिए जो फॉरवर्ड लिंकेज होते हैं, बैकवर्ड लिंकेज बिटवीन द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, हाईलाइट द इटरेटिव एंड इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। Organization can enhance their strategy decision making process and improve their overall performance if they understand this, right? So strategy formulation and implementation are highly interconnected.
These two phases impact the overall decision making process iteratively. Forward linkage में क्या है, refers to the impact of strategy formulation. Impact क्या पड़ता है formulation का implementation पे, where organization formulates a new strategy, it sets a direction for the future action. If a company decides to expand its product to target new market segment formulation, this decision will strictly require changes in organization structure, allocation, leadership style, इसकी implementation में तो जो फॉर्मुलेशन है फॉरवर्ड लिंकेज की तरह काम करेगा. वैसे बैकवर्ड लिंकेज में रेफर्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैकवर्ड इम्प्लीमेंटेशन पे बैक ऑन टू द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजीज गेन्स अ वैल्यूएबल इनसाइट फीडबैक एंड एक्सपीरियंस देखिए फेस एन अनएक्सपेक्टेड लॉजिस्टिकल चैलेंज मिल गया और डिस्कवर्स अ न्यू टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन इट में नीड्स टू रीवैल्यूएट एंड रिवाइज इट्स ओरिजिनल स्ट्रैटेजिक चॉइसेस. तो पास्ट स्ट्रैटेजिक एक्शंस जो थे और उनका जो आउटकम था हेवीली इन्फ्लुएंस करता है फॉर्मुलेशन फ्यूचर ऑफ स्ट्रैटेजी को. Impact क्या है decision making में understanding these linkages highlight that strategic management is a dynamic iterative process. It allows organization to enhance performance by continuously adapting formulating plans based on the real world implementation feedback. ठीक है क्या कर सकते हैं हम इन लिंकेजेस को समझ के मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डायनामिक है इटरेटिव प्रोसेस है तो ऑर्गेनाइजेशन को एनहेंस करने में परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली अडेप्ट करने में फॉर्मुलेट प्लान को हेल्प करता है रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक में. डू नॉट कंफ्यूज इट विद द फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन सप्लाई चेन का. ठीक है कि प्लानिंग फेज का एक्शन फेज का ऐसे होगा उसमें मत कर जाना इकोनॉमी में मत घुस जाना कि भाई होलसेल है फिर रिटेलर आते फिर कस्टमर आते तो रिटेलर के लिए ये बैकवर्ड लिंकेज हो गया फॉरवर्ड लिंकेज हो गया होता है लेकिन यही हम ऐसे में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में. ठीक है नाउ डिफाइन स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स एसपीएम जिसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स हमें बताने हैं. एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ एसपीएम और अलग अलग टाइप के एसपीएम्स होते हैं उनके बारे में बताने कौन कौन से टाइप्स का. फाइनेंशियल मेजर्स, मार्केट मेजर्स, एम्प्लॉय मेजर्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर्स और environmental measures और innovation measures. There are 6 types. ओके पैसों के बारे में फाइनेंशियल, कस्टमर्स के बारे में, मार्केट के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, इनोवेशन के बारे में, एनवायरमेंटल मेजर्स के बारे में. एसपीएम क्या है एक मैट्रिक्स है किसके लिए काम आता है ऑर्गेनाइजेशन के क्यों इवैल्यूएट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रैटेजी कि भाई हमने स्ट्रैटेजी बनाई है फॉर्मुलेट कर रहे हैं क्या ये इफेक्टिवली परफॉर्म हो रही है क्या ये ढंग से जो हमें चाहिए गोल अचीव करने में हेल्प कर रही है कि नहीं. SPM provides a framework for measuring the performance of key areas critical to success of the organization strategy. These helps in assessing whether the organization is progressing towards its desired outcome and allowing adjustments to be made to improve the performance. लाइक फाइनेंशियल मेजर्स वो क्या देखेंगे फाइनेंशियल मेजर्स में क्या क्या आ जाएगा जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मार्जिन्स और रेवेन्यू देख सकते हो. अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इट्स एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट. मार्केट मेजर्स में आप क्या देख सकते हो मार्केट का शेयर कितना है कस्टमर एक्विजिशन कितना है कस्टमर रेफरेंस कितना है. क्या बताता है ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिवनेस क्या है मार्केट प्लेस पे शेयर क्या है उसका अट्रैक्शन कितना है रिटेन कितना कर पाता है कस्टमर्स को. कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर में क्या आएगा जैसे कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में रिटेंशन कस्टमर का रिटेंशन कितना है लॉयल्टी कितनी है ब्रांडिंग कैसी है कस्टमर के नीड्स फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे और प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. एम्प्लॉय में आपकी एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन तो है ना टर्नओवर रेट कितना है एम्प्लॉय टर्नओवर रेट एम्प्लॉय का एंगेजमेंट कितना है insights into organization ability to attract and retain talented employees and create a positive work environment. और एनवायरमेंटल मेजर्स जैसे कि एनर्जी कंजप्शन कितना कर रहे हैं वेस्ट रिडक्शन हो रहे हैं कार्बन एमिशन कितना हो रहा है तो ताकि हमें पता चल सके ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड इट्स एफर्ट्स टू ऑपरेट इन अ सस्टेनेबल मैनर. इनोवेशन मेजर्स में हम क्या बोल सकते हैं इनोवेशन मेजर्स में वी कैन से कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कितनी स्पेंडिंग है पेटेंट एप्लीकेशन कॉपीराइट व इंटेंजिबल एसेट्स का आ जाएगा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और इनोवेटिव एंड क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट मीट कस्टमर नीड्स और ट्रेंड्स वगैरह को फॉलो कर सके. ठीक है तो strategic performance measures are metrics used by organizations to evaluate and track the effectiveness of the strategies and achieving the strategic goals and objectives. SPM provides a framework for measuring performance in key areas critical to success, assessing whether the firm is progressing towards desired outcomes and allowing for necessary adjustments. Financial measures में क्या आता है revenue growth, return on investment, profit margins. This provide understanding of
फाइनेंशियल हेल्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी. कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कस्टमर रिटेंशन, लॉयल्टी, सेटिस्फेक्शन स्कोर. इंसाइट इनटू एबिलिटी टू मीट द कस्टमर नीड्स. मार्केट मेजर्स में मार्केट शेयर, कस्टमर एक्विजिशन, रेफरल्स. प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन competitiveness in the marketplace. Employment, employee satisfaction, turnover rate, engagement, provide sites and the ability to attract, retain talent and maintain a positive work environment. Innovation, R&D spending, patent application, new product launches, provide insight into the ability to innovate and create new services. Environmental में वही वेस्ट रिडक्शन हो रही है, एनर्जी कितनी कंजप्शन हो रही है, कार्बन कितना एमिट हो रहा है, और हम इंसाइट ले सके सस्टेनेबल ऑपरेटिंग एफर्ट्स के लिए. फाइनेंस कैन मेक एवरी इनोवेशन इको फ्रेंडली. फाइनेंशियल स्कैन से वो कस्टमर आ गया, एम से मार्केट आ गया, ई से एम्प्लॉय आ गया, बाकी इनोवेशन, इको से एनवायरमेंटल आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार स्टार टेक सोल्यूशन, an aerospace technology firm, operates in a highly competitive industry. Despite the fierce competition in the aerospace sector, StarTech has carved out a niche for it by focusing on some unique high-end clients. Okay, unlike its competitors, StarTech has chosen not to diversify its target market and instead specialize in providing cutting-edge solutions to a niche market. Identify and explain the strategy adopted by StarTech Solutions. उसके advantage और disadvantage बताएं. देखो उसने क्या बोला है कि वो क्या काम कर रही है, ऑपरेट्स इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री डिस्पाइट द फियर्स कंपटीशन. उसने क्या किया, नीश पे लेके गई, यानी फोकस्ड ग्रुप पे लेके गई, फोकसिंग ऑन सभी यूनिक हाई एंड क्लाइंट्स. ठीक है, तो चूजन नॉट टू डाइवर्सिफाई टारगेट मार्केट, इंस्टेड स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग कटिंग एज सोल्यूशन टू द नीश मार्केट. यानी ये क्या है, फोकस्ड डिफ्रेंशिएशन. कॉस्ट की बात नहीं हो रही, कोई डिफ्रेंशिएशन वैसी नहीं हो रही, तो क्या है, नीश पे लेके गई है. नीश पे, तो नीश पे लेके गई है यानी कि फोकस डिफ्रेंशिएशन, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस करके चलना. ये जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर क्या टारगेट करते हैं हम, a special segment of market with unique product services that are perceived as valuable by customers in the segment, serving unique high end clients. ठीक है, उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने आप. जैसे इसमें क्या रहता है, क्योंकि हम एकदम नीश पे जा रहे हैं, कम हमारे क्लाइंट्स होंगे, तो उससे हमारी कस्टमर लॉयल्टी बड़ी रहती है, क्योंकि हम उन पे ध्यान दे सकते हैं, है ना. कंपटीशन तो ऑब्वियसली कम होगा ही फिर इससे, अगर हम ये कर रहे हैं तो कंपटीशन कम हो जाएगा. और क्योंकि हम एक पर्टिकुलर को दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम चार्ज हाई कर सकते हैं. चार्ज हाई करेंगे यानी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा जाएगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा जाएगा, और उससे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा जाएगा तो हम उनको ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे, यानी रिसोर्सेज उनको अच्छे दे पाएंगे, बेटर रिसोर्स एलोकेशन. पर ये है डिसएडवांटेज में कि भाई मार्केट साइज कम रहेगा, बिकॉज कम है, और हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा. मार्केट चेंज होती रहती है, कम कस्टमर्स है तो रिस्क भी रहेगा. और हमने बोला कॉम्पिटिटर्स में एडवांटेज है, तो कॉम्पिटिटर्स डिसएडवांटेज भी है, वो हमारी कॉपी कर सकते हैं. यही बात, यही फॉर्मूला है ना, ये सुनो. तो इसलिए strategy adopted by StarTech Limited is StarTech solution is focused differentiation. The strategy involves targeting a specific narrow segment of the market, niche high-end clients with unique products and services that are perceived as highly valuable by the customers in that segment. By specializing, they differentiate from competitors and create a competitive advantage without diversifying. The advantage में strong customer loyalty. By catering to a specific niche market, StarTech Solutions can build a strong relationship with the customers, leading to higher customer loyalty and retention. Strong relationship and loyalty. High profit margins. High profit margins serving a niche market allows StarTech Limited to command higher prices for its specialized products and services, leading to higher profit margin. Premium prices. Reduced competition by focusing on a segment other ignoring their face less direct competition. By focusing on segment other ignore, they face less direct competition. Focus on the niche market,
the other firms are not targeting, faces less competition, allowing it to establish itself as a leader in that segment. And better resource allocation. Focusing on a specific market segment allows a startup to allocate its resources more efficiently, concentrating on areas that will provide greater return on investment. क्या concentrate efficiently on areas providing greater ROI. Now disadvantage limited market size. Market sizes come. Niche market that StarTech Limited is targeting may be limited in size, restricting the company's potential for growth. Ultimate growth potential कम रहता है. Risk of market change challenges. The changes in niche preference can severely impact total revenue. Changes in the market or customer preference will impact on the demand on specialized products and services, leading to potential revenue loss. Higher cost. Specialized resources expertise lead to higher operational cost, leading to higher cost of operations. Imitation by the competitors. Success may attract larger competitors to enter the specific niche. Right? Success in the niche market attracts the competitors. They may attempt to imitate it strategy, eroding its competitive advantage. Right? Overall, the focus the differentiation strategy adopted by the StarTech Solutions has allowed it to differentiate itself in a competitive industry and build a strong position in the market. However, the company must be aware of the potential challenges and risks associated with the strategy and continue to innovate and adapt to maintain its competitive edge. ध्यान रखना चाहिए नेगेटिव चीज़ों का. Next question and last question is strategic alliance are formed if they provide an advantage to all the parties in the alliance. Strategic alliance तभी बनाए जाते हैं जब वो सारी parties को advantage दे सके alliance में. Do you agree? Explain in brief the advantage of strategic alliance. Strategic alliance कब बनती है और क्यों बनती हैं? वो provide क्या करते हैं advantage to all the parties in the alliance and it is true. Strategic alliance may be formed to learn necessary skills and obtain certain capabilities from the strategic partner, help to enhance the productivity, capacity, distribution system, supply chain extend करना. Strategic partner may provide a good or service that complements each other, creating a synergy. One partner is relatively new or untried in a certain industry. Having a strategic partner who is well known and respected will help add legitimacy and credibility to the venture. Right? Organizations may join to cooperate instead of compete. Vertical integration बन जाता है where partners are part of supply chain. Strategic alliance may also help useful in creating a competitive advantage by pooling of resources and skills, helping the future business opportunities, development of new products and technologies. May also use to get access to new technologies or to pursue joint research and development. Alliance can reduce cost, which is synergy हो जाती है. Risk by distributing them across the members of the alliance. Can obtain greater economies of scales in alliance. Production volume increase हो जाता है. Cost per unit कम हो जाता है. Partners can take advantage of specialization. Specializations are bundled together, creating an additional value. There is need to form strategic alliance with the local foreign business to gain entry into the foreign market. है ना? Either because of the local prejudices or legal barriers to the entry. Forming strategic alliances with politically influenced partners may also help improve the overall influence and position. तो ये फायदेमंद होता है. Yes, I agree. Strategic alliances are formed to synergy and provide mutual advantage. The advantage can be broadly categorized as organizational, formed to learn necessary skills and obtain capabilities from strategic partner, enhances productive capacity, extends supply chain, provides legitimacy, credibility to untried ventures, necessary to gain entry into the foreign market due to the local prejudices or local barriers, partnering with politically influential local improve overall influence. Organizational corporate instead of competing creates a vertical integration, pools resources, and skills, grant access to the new technology and join R&D. Alliances reduce cost, risk by distributing them. Partners obtain economic of scales, decline per unit cost, and take advantage of cost specialization. Political organization, strategic and economy. As view के other focus on distinct competitors and distribution excellence for the large diverse companies, linkages, forward linkage, formulation dictating implementation. Backward implementation, feedback, changing formulation. Menlaws में क्या था? High power, high interest, keep players. Low power, high interest, keep informed. BCG में dogs have low market share in low growth markets, usually candidates for divestment or stopping. Porter's 5 always evaluate the exact wordings. New brand entering equals state of new entrants.
Differentiation versus focus if it's a broad market with unique feature. Differentiation targets only specific niche, its focus. Differentiation कब आती है? जब यूनिक फीचर हो, लेकिन नीश आ जाता है तो फोकस्ड डिफरेंशिएशन आ जाता है. Proactive reactive strategy is never purely one or the other. It is always blend. Proactive for planning the future, reactive for adjusting to unforeseen shocks.